अहिल्या नगरी इंदौर के एक उद्योगपति रहे राधेश्याम काबरा माहेश्वरी के जीवन में प्रभु लाए अचानक परिवर्तन। उनमें जागा पुस्तक प्रेम, वे साहित्य रचने लगे। 35 पुस्तकें उन्होंने लिखी और उनका किया बखूबी प्रकाशन। पिछले करीब 7 वर्षों से चला रहे निःशुल्क वाचनालय साकेत नगर में आत्मानुभूति मंच के बैनर तले करवा रहे हैं कई बाल गतिविधियां। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल के प्रधान संपादक राजकुमार हंस, संपादिका निधि शर्मा ने काबरा दंपत्ति से खास मुलाकात की। इस वैचारिक मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। वर्ल्ड एक्सप्रेस के समस्त दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। आज अहिल्या नगरी में चल रहा एक रचनात्मक कार्य हम आपको दिखा रहे हैं जो काफ़ी प्रशंसनीय है। राधेश्याम जी माहेश्वरी जी के यहाँ हम लोग साकेत नगर में उपस्थित हैं। लंबे समय से चल रहा है निःशुल्क वाचनालय और बच्चों के लिए हो रही हैं गतिविधियाँ। बहुत अच्छे वरिष्ठ साहित्यकार हैं राधेश्याम जी। इनकी लगभग 35 किताबें प्रकाशित होकर प्रशंसित हुई हैं और इस निःशुल्क वाचनालय को देखने वाले कहते हैं कि ऐसा कार्य हर जगह होना चाहिए। आपका अभिनंदन है। पहला सवाल हमारा यह रहेगा कि आपको ये निःशुल्क वाचनालय चलाने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई? मेरे पास करीबन 400 किताबें उपलब्ध थी, तो एक दिन विचार आया कि ये किताबें बाद में गद्दी में बिकेगी, इसलिए इसका कोई सदुपयोग मिल जाए। तो भगवान की तरफ से एक संदेश आया कि इसका निःशुल्क वाचनालय खोल दें। तो 5 सितंबर 2016 को पहला निःशुल्क वाचनालय खोला गया। उसके बाद में धीरे धीरे इसकी बढ़ोतरी होती गई। आज ये N38 साकेत नगर पर करीबन 27 अलमारियों के साथ में 13-14 हज़ार किताबें रखी हुई हैं। और सब किताबें मैक्सिमम 90% डोनेशन में आती हैं यहाँ पर। उसमें शैक्षणिक किताबें भी होती हैं, इंग्लिश का नॉवेल भी होते हैं, हिंदी नॉवेल होते हैं, मराठी होती है, गुजराती होती है, धार्मिक किताबें भी हैं, धार्मिक उपन्यास भी हैं, क्रांतिकारियों की किताबें भी हैं। काफ़ी मतलब अलग अलग समय अलग अलग टाइप की सभी किताबें यहाँ पर उपलब्ध हैं। आप कई स्थानों पर गए होंगे और आपके एक व्यथा भरी कहानी हमने सुनी है कि कई लोगों ने वाचनालय खोलने के लिए अपनी तत्परता नहीं दिखाई और उसके बाद में आपने जो प्रारंभ किया वाचनालय तो लोकप्रिय हो चला। तो आप क्या बताना चाहेंगे? वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक का युग है, अपनी जगह पर सच है, लेकिन फिर भी एक ये समझिएगा एक पुस्तक स्पर्श अभियान मान के चलिएगा, क्योंकि इसमें पुस्तक पढ़ने में जितना आनंद आता है उतना मोबाइल पे पढ़ने में उतना आनंद नहीं मिलता है। पुस्तक पढ़ने में हमारे सामने बिल्कुल चीज़ें रहती हैं, हमको ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल ज्ञान का एक भंडार सामने से ले रहे हैं। और मुझे लगता है कि पुस्तकें पढ़ने से कभी भी व्यक्ति को नहीं हटना चाहिए, और पुस्तकें खरीद के पढ़ेगा वो तो और ज़्यादा अच्छा लगता है उसके अंदर। वाचनालय तो अपनी जगह पर है, वाचनालय में हज़ारों टाइप की किताबें मिलती है। और इंदौर के अंदर मेरा ख्याल है कि आज भी कम से कम 10 से 15 वाचनालय जो है कार्यरत है। और लोगों को इस शौक को कभी ख़त्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पॉजिटिव शौक है, सकारात्मक विचार देता है, सकारात्मक कार्य करवाता है। ये कभी भी नेगेटिविटी के इधर नहीं ले जाता है। जबकि फिल्में एक बार नेगेटिविटी की ओर ले जा सकती है, आपको दृश्य देख के एक अलग ही जो है अनुभव हो सकता है, लेकिन किताबों में कभी भी नहीं होगा ये। इसलिए किताबें पढ़ना बराबर बरकरार रखना चाहिए, लोगों को किताबों से हटना नहीं चाहिए। आप उद्योग में रहे हैं और इसके बाद में किताबों के प्रति आपकी दिलचस्पी कैसे जागृत हुई और आप लेखन के क्षेत्र में कैसे आ गए? लेखन के क्षेत्र में क्या आपने कोई गुरु बनाया? नहीं, ऐसा भगवान के अलावा और कोई गुरु नहीं है। उन्होंने जो मुझसे करवाया वही है। मैं अपने आप को एक निमित्त मात्र मानता हूँ। निमित्त मानता क्या हूँ, वो हूँ भी निमित्त, कि जो ईश्वर करवाता है वो अपने आप हो जाता है। किसी को कुछ भी प्रयास करने की आवश्यकता नहीं। और मुझे तो कम से कम किसी प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ी। ईश्वर करवाता गया और मैं करता गया, होता गया। मेरा तो एक ही सिद्धांत है, यदि मान लीजिए कि भगवान ने कहा कि कर्म करो, कर्म फल मेरे हाथ में है, तो ये निश्चित ही उसी के हाथ में है। उसका कारण सीधा एक लाइन में है। यदि मैं एक अलमारी में किताबें को रख भी देता, फल उसको देना था, उसने ऐसा कर्म फल दिया जिसमें वो लाजवाब है आज की तारीख में। तो मेरे को निमित्त बनाया
उन्होंने आज ये स्थिति है यहाँ पर। और दूर दूर से लोग आते हैं, जैसे कि कभी कोई नागपुर से आ जाता है, कभी उज्जैन से आता है, कभी कहीं दूसरी जगह से आते हैं, पूना से आने वाला हर व्यक्ति एक कहता है कि ना हमने ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा जैसा यहाँ पर आपको 24 घंटे खुली रहने वाली लाइब्रेरी मिली। यहाँ रात को कोई किताब भी ले जाए तो किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, न यहाँ लिखना है, न पढ़ना है, न कुछ भी नहीं करना है। आप आइए और ले जाइएगा किताब। या कोई आपको कोई आपको आइडेंटिटी भी नहीं देना है, कुछ भी नहीं करना है आपको यहाँ पर। आपके पिताजी का शुभ नाम? बद्रीनाथ जी काबरा। माता जी का? गीताबाई जी काबरा। ये कब से लेखन कर रहे हैं आप? मुझे करीबन 15 साल हो गए लेखन के लिए। ईश्वर के प्रति आपके क्या विचार हैं? ईश्वर हैं क्या? कभी आपको नजर आए क्या? देखिएगा, ईश्वर है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर कि संयोग जरूर बनते हैं इंसान के साथ में। वो संयोग आपको उस ईश्वर से मिलवाते हैं। और मुझे इस प्रकार के कई बार अनुभव हुए हैं, अनुभूतियाँ हुई है। सीधा साक्षात्कार तो एक अपन सामान्य लोग हैं, अपने को नहीं हो सकता, लेकिन जो अपन जैसे भी विचार रखते हैं उसके दृश्य जरूर निश्चित आपको दिखते हैं। मेरे को एक बचपन का एक छोटा सा 1 सेकंड का किस्सा है। हम प्रदेशपुर में रहते थे, वहाँ से जब जाते थे तो कल्याण मिल के वहाँ पर मैं देखता था कि वहाँ के सेठ जब आते थे तो गार्ड उनको सैल्यूट मारते थे और दरवाज़ा खोलते थे। तो मैं ये सोचता था कि यार कभी अपने साथ भी ऐसा हो सकता है। वह स्वप्न, संसद का स्वप्न 87 में पूरा हुआ, मेरे साथ भी वही हुआ। मैंने पिताजी ने इंडस्ट्री जानी थी, मैं इंडस्ट्री के अंदर गया, गार्ड ने गेट खोला, गार्ड ने सैल्यूट मारा, तो मुझे अपने बचपन का वो ध्यान आ। इसलिए किसी भी व्यक्ति को कभी भी कोई भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा। हो सकता है कि वो 1 सेकंड बाद मिल जाए और हो सकता है कि वो 50 साल बाद मिले, लेकिन उसके रिजल्ट निश्चित मिलेंगे। क्या बात है। राधे श्याम जी की श्रीमती जी धर्मपत्नी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं, आदरणीय। हम उनके भी कुछ विचार आपके सामने प्रदर्शित कर रहे हैं। आपका क्या शुभ नाम था? मेरा नाम आपकी पढ़ाई कहाँ तक? काय में क्या कहना चाहेंगे जो राधे श्याम जी संचालित कर रहे हैं वाचनालय, ये कार्य कैसा लगता है आपको? ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। जी मैं भी इसमें सपोर्ट देती हूँ जी कि इनका एक शौक है। मैं सोचती हूँ कि इसमें मैं भी जाऊँ तो ज़्यादा अच्छा है। लिखने पढ़ने में आपकी भी मुझे भी। जी। और क्या सोच है आप संगीत के बारे में? संगीत शौक तो सभी है, जी। बस यहाँ तक ही सीमित हो गए। हाँ, क्या कहना चाहेंगे आप पुस्तक प्रेमियों से, नागरिकों से, क्या कहना चाहेंगे? ये आपके निजी मकान में जो त्याग करके राधे श्याम जी और आप लोग वाचनालय और वो भी निःशुल्क संचालित कर रहे हैं, बच्चों की गतिविधियां भी संचालित कर रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे नागरिकों से? ये शुभ काम है, इसमें जो भी आता है हाँ तो मुझे अच्छा लगता है कि किसी को अपनी वजह से कोई सहयोग मिले, को किसी बच्चे का एजुकेशन हो जाए या किसी को धार्मिक किताबें पढ़ने को मिले। इन सबसे यही पुण्य है, सबसे अच्छा यही काम है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे एक सवाल और, राधे श्याम जी की कितने सेंटर इंदौर में संचालित हो रहे हैं? इस समय यहाँ के अलावा 7 सेंटर हैं, जहाँ की 1 सेल्फ या 2 सेल्फ या 3 सेल्फ हैं। जी। मैं आपको एक और चीज़ एक से कोई बता देता हूँ। आत्मानुभूति मंच बहुत अच्छे काम बच्चों के बीच में कर रहा है। हमारे राधे श्याम जी की एक इच्छा है कि बच्चों के बीच में ये चीज़ पहुँचे जो कैलेंडर जैसा हम बता रहे हैं, ये साहित्य पहुँचे जिससे बच्चे पढ़ें और अच्छे ढंग से हिंदी के बारे में जानें। आपसे एक प्रश्न और है, बच्चों के आप जो प्रतियोगिताएं आयोजित करते हैं तो उसके रिजल्ट जो आते हैं नकारात्मक आते होंगे, हिंदी बच्चों की कैसी रहती है, क्या बताना चाहिए? हिंदी अच्छी नहीं है, क्योंकि हर माँ बाप अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी स्कूलों में भेजना चाहते हैं। हर माँ बाप ये सोचता है कि मेरे बच्चे का एजुकेशन इंग्लिश में हो और उसे बहुत बड़ा क्या कहते हैं आज की डेट में वो वेतन मिले और पैकेज मिले और आगे बढ़े वो। तो पैकेज के पीछे हर माता पिता भाग गए, अपनी भाषा को बिल्कुल छोड़ दिया है। अपनी भाषा में बात करना संबंध की महसूस होती है। ये हमारे हालात है आज की।
ये जैसे ग्राफ बढ़ता पहले था, लोग बहुत पढ़ते थे, तो आज पाठकों की भी कमी आ गई, इस चीज़ को महसूस करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, पाठकों की कमी आ गई है। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया को हम निश्चित ही नकारात्मक देते हैं, लेकिन सोशल मीडिया इतना खराब भी नहीं है। सोशल मीडिया के कारण आज के कई युवक महाभारत, रामचरित मानस, शिव पुराण, कई नवयुवक पढ़ना चाहते हैं और मुझसे लेके जाते हैं श्रीमद् भगवद गीता। अभी अभी में मैंने देखा कि 6 महीने में काफ़ी ट्रेंड हुआ है इस चीज़ में। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल द्वारा आपसे एक सवाल और वो निधि शर्मा जी की ओर से आया है कि आप बच्चों को और पालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं एक पहला संदेश तो ये देना चाहूँगा कि बच्चों को व्यवहारिक ज्ञान देना भी चालू करें। घर के अंदर बैठकर उन्हें समाचार पत्र पढ़ाएं, उन्हें टीवी और मोबाइल से जितना कम से कम देखने दें वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और समाचार पत्र पढ़ने से सब दूर की जानकारी मिलती है। हमें इंग्लिश का कोई विरोध नहीं है, इंग्लिश भी आना चाहिए, फ्रेंच भी आना चाहिए, जापानी भी हर भाषा आना चाहिए, लेकिन हमें अपनी मातृभाषा को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा हमारी जननी है। हमको वो दिल से समझाती है कि आपके अंदर कौन से भाव है, इसलिए वो नहीं छोड़ना चाहिए। बाकी सब भाषाएं आना चाहिए। बहुत अच्छा आपका संदेश है। और आप नागरिकों से और सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं नागरिकों से तो एक ही अपेक्षा करूँगा, चाहे कितना भी आदमी टेंशन में हो, तनाव में हो, यदि वो एक पुस्तक अपने पास में रखता है, उसके 2 पेज भी पलटता है, तो उसका तनाव खत्म हो जाएगा। ये गारंटेड दवा है। इसमें कोई मतलब किसी प्रकार का कोई प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता नहीं, किसी डॉक्टर के पास जाने की। तनाव में 2 पेज पढ़ ले, वो उसका सब समस्या का हल हो जाएगा। और दूसरा, जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार से तो जितनी अपेक्षाएं कर लो वो कम है, लेकिन सरकार उन्हीं अपेक्षा को पूरा करती है जहाँ वोट मिलता है। आपने अपने संस्मरण में बहुत दिनों पहले बताया था कि जब आपने प्रारंभ में वाचनालय प्रारंभ किया तो एक आपके पास में रीडर आया और उसने ये बताया कि आपके वाचनालय से मैं एक किताब ले गया और उसके बाद में मुझे अच्छी नींद आई। तो आपको कैसा लगा? हाँ, ये बहुत मतलब इस प्रकार की कई जो है, ये पहली घटना थी। इस प्रकार की होती ही रहती है, महीने 2 महीने में कोई ना कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि पुस्तक पढ़ने से मुझे बहुत आनंद आया, या मुझे इस बारे में आप कुछ बताइए। मोटिवेशनल पुस्तकें मांगने बहुत बच्चे आते हैं कि जिससे उनको कुछ ज्ञान मिले या उनको एक मोटिवेशन मिले। तो पढ़ने के लिए साहित्य की मुझे लगता है कि प्रचारित नहीं हो पाता है। एक सबसे बड़ी खामी जो मैं देख रहा हूँ, अभी आज अनुभव कर रहा हूँ, कि हम सब जितने लिखने वाले साहित्यकार लोग हैं, ये लोग फ्री में एक दूसरे को देते हैं। यदि मान लीजिए साहित्यकार की किस पुस्तक खरीदना चालू कर दे तो पुस्तकें बिकना चालू हो जाएंगी। मेरा ये कहना है। लेकिन मैं आपकी पुस्तक नहीं खरीदना चाहूँगा, खाली मैं आप मुझे फ्री में दे दीजिएगा। और आप यदि मुझे पुस्तक कोई भी कीमत में देंगे और मैं उसको खरीदूँगा तो निश्चित आपकी पुस्तकें बिकने लगेंगी। ये मेरा अनुभव है। बहुत अच्छा आपका अनुभव है। अधिकांश तौर पे कोई किसी की मदद नहीं करता। जिन साहित्यकारों के पास धन का अभाव है वो अपनी किताब प्रकाशित भी नहीं कर सकते, और जिनके पास थोड़ा बहुत धन है वो जैसे तैसे करके किताब प्रकाशित करते हैं, तो बिक्री की बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। तो हम आपसे एक सवाल और करना चाहेंगे, और वो सवाल इस प्रकार रहेगा कि आप साहित्यकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप खुद साहित्यकार हैं, निराशावादी साहित्य ज़्यादा रचा जा रहा है, लिखा जा रहा है, और बिना अध्ययन के कई लोग लिख रहे हैं जिसकी कि कोई कीमत नहीं होती, उसका मूल्यांकन नहीं हो पाता। आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला मेरा अपना निजी अनुभव है कि हम कभी भी दूसरे के अनुभव को नहीं लिख सकते। जब हमारे अनुभव को हम पूरी तरह से नहीं जानते हैं तो हम क्यों दूसरे के अनुभव को लिखते हैं? अपनी खुद की बातें लिखें, तो उससे समाज में सही संदेश जाएगा। हम क्या करते हैं, मैंने उसको क्या देखा वो लिखते हैं, वो उसकी कहानी लिखते हैं। वो कहानी नहीं, अपनी कहानी चाहिए। तो समाज को संदेश भी जाएगा, अच्छी बातें भी होंगी, और सकारात्मक जितना पॉजिटिव यदि हम लिख सकेंगे और जितना सकारात्मक लिखेंगे उतना चिंतन ही आगे बढ़ेगा। नकारात्मक लिखने का कोई मतलब नहीं आता है। यदि राजनीति पर भी लिखना है
तो राजनीति में भी कई बातें अच्छी होती है, उनको भी लिखो, नकारात्मक यदि लिखते हो तो सकारात्मक भी बातें लिखो। ये मेरा कहना है इसके अंदर। बहुत अच्छा आपका संदेश है। मणिपुर में जो घटना हो रही है और हिंसा हो रही है, वहाँ शांति के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? शांति के लिए संदेश तो मेरे पास में ऐसा कोई नहीं है, मैं इतना वो नहीं हूँ, लेकिन एक बात निश्चित कहूँगा, पूरे देश के अंदर, मणिपुर तो अभी बहुत लाइट हमने कर दिया है, लेकिन पूरे देश में जब ऐसा सुनता हूँ या पढ़ता हूँ, मैंने इसके कारण टीवी देखना बंद कर दिया, पिछले 2 साल से टीवी नहीं देख रहा हूँ। जब ऐसा आती है न्यूज़ की 6 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, उस बच्ची के साथ ऐसा किया गया, उस बच्ची के साथ ऐसा किया गया, तब एक तरह से खून खोलता है कि अभी उनको उसी समय क्यों नहीं दंड दे दिया जाता है, आगे क्यों दंड की व्यवस्था रहती है। जो 6-6 साल या 3-3 साल की बच्ची के साथ में रेप करते हैं, उन लोगों का क्या हैवान है या कहाँ से आए हैं वो लोग? या इस पृथ्वी के तो नहीं हो सकते हैं, और यदि इस पृथ्वी के है तो इसी पृथ्वी की आवश्यकता भी नहीं है। राधे श्याम जी के साक्षात्कार पर आपकी प्रतिक्रियाएं सादर आमंत्रित हैं। 72 वर्ष की उम्र में आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं कि साहित्य को फैला रहे हैं, खुद लिख रहे हैं और निःशुल्क वाचनालय चला रहे हैं, बच्चों की सेवा कर रहे हैं। वर्ल्ड एक्सप्रेस द्वारा आपका शाब्दिक और हार्दिक अभिनंदन। आपको इस साक्षात्कार कैसा लगा? आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। जय भारत, जय साहित्य, जय विश्व। नमस्कार।